हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज की वीडियो बस मार्केट के डिस्कशन के ऊपर होगा। काफ़ी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया था। तो जहाँ पे अभी न्यूज़ चैनल से लेके कहीं पे भी मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी बात हो रही है तो मार्केट क्रैश 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 के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये इसमें एक चीज़ मुझे कंफ्यूज है कि जब जब सारे जन क्रैश क्रैश में बैठे हैं तो क्या रियली मार्केट क्रैश होगा, क्या रियली क्या मार्केट नीचे आएगा। एक तो क्वेश्चन के आंसर मुझ मेरे पास नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की जो आंसर है, सेकंड क्वेश्चन जो है, क्या चाइना ने रेट कट किया, चाइना के वजह से हम लोग गिर रहे हैं, इसकी आंसर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो पिछले डाटा है उस डाटा के बेसिस पे मैंने एक चीज़ देखा कि चाइना के वजह से कोई किसी भी इंटरनेशनल मार्केट हो या हमारी मार्केट में क्रैश हो, ये संभव नहीं है। हाँ, लेट्स सी 20% को हम मैं क्रैश नहीं कहता, ठीक है ना। अगर 17-20% गिर रहा है तो विच इज़ गुड थिंग, ठीक है। वो फर्दर बाइंग के मोड में आएगा। बट वो क्रैश मैं उसको नहीं बोलूँगा। वो उसमें आप उसको ऐसे समझ लो कि मार्केट दौड़ रहा था, भाग रहा था, अभी वो रेस्ट ले रहा है। और वो ज़रूरी है यार, बुल मार्केट में ये सारी चीज़ ज़रूरी है। हमें नहीं ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सारा पैसा इंडिया से निकल के मार्केट वो चाइना में चला जाएगा, फिर चाइना से निकल के इंडिया पे आ जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि मार्केट एक तरफ जाता है? कोई भी बड़ा मार्केट हो, चाहे यूएस का हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी बड़ा मार्केट हो, तो एक तरफ पे ही जाते हैं और एक तरफ से गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना पूरा यहाँ से डबल हो जाएगा और यूएस और इंडिया दोनों गिर जाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, ना होगा अभी आने वाले टाइम, क्योंकि इक्विटी मार्केट एक ही है। और बाकी रहा बॉन्ड्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये गोल्ड बुलियन मार्केट, डॉलर, ये सब अलग अलग चीज़ है, वो अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है ना। इक्विटी मार्केट में सारे इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, यूरोप हो, आपका रसिया हो, जापान हो, कुछ भी हो, वो सारे इक्विटी मार्केट में आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन का जो है, अभी क्या अभी उसमें बड़ा फॉल नज़र आ रहा है? देखिए, इतनी बड़ी जो जब तेज़ी हो रहा हो यूएस मार्केट में, अब तो ये चीज़ तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो होनी चाहिए। अब वो कब तक होनी चाहिए या कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए? किसी भी टाइम पे ये चीज़ हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि इंडिगो डायगोनल पैटर्न बन चुका है और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, चाहे वो मैं डाउ जोन्स देखूँ, चाहे वो एस&पी देखूँ, चाहे नस्डैक देखूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से यू टर्न हो जाना चाहिए और यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। बट इसी वक्त, इसी बीच में अगर आप यूएस मार्केट देखोगे, उसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, देखो 2023 का जो हाई है, सॉरी 2021 का जो हाई है, उसके ऊपर सारा मार्केट गिर बढ़ रहा है। और बट डाउ जोन्स, ट्रांसपोर्टेशन, रूसेल, इन दोनों ऊपर नहीं जा पाए। और यहाँ पे इसकी जो वेव है वो यहीं कहीं ब्रेकआउट, यहाँ जिस दिन ये ब्रेकआउट आया था उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आया फर्दर, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये चीज़ तो कहने का मतलब है, अगर ये इसके नीचे फॉल हो जाता है तो कंफर्मेशन तो श्योर हो जाऊंगा मैं कि यूएस मार्केट में भी करेक्शन आना चालू हो गया। तो अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है, ये देखो मैंने दो दिया, इसके नीचे अगर ट्रांसपोर्टेशन, तो कंफर्म है कि इनमें भी मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो डाउ जोन्स, एस&पी, नास्डैक जो लेट में सिग्नल दे, बट ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ था यूएस मार्केट के ऊपर। हमारी मार्केट के ऊपर अगर हम बात करें, अभी देखो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ को बात हो रही थी। अभी समीर अरोरा जो उनकी इंटरव्यू सीएनबीसी DV18, वो जो मनी कंट्रोल में इंटरव्यू पढ़ रहा था कि अब जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है वो इसका भी असर यहाँ पे पड़ेगा। आप यूएस मतलब एफआई की वालों का जो कैपिटल गेन्स बढ़ा रहे हो, तो देखो आज नहीं तो कल वो पैसा उठा के लेके जाएंगे ही। और हम लोग देखे भी है कि बहुत पैसा एफआई ने निकाला, कितना दिन तक, कितना समय तक रिटेलर संभालेगा। तो ये चीज़ सब कमेंट, नेगेटिव कमेंट सब आ जाता है। फिर मैंने अभी सुन रहा था सीएनबीसी में, TV18 में, तो वहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहे थे, वो बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे थे कि
मार्केट जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो काफ़ी ऊपर होता है। देखो ये हो गया, वो हो गया, अगला जो क्वार्टर आएगा उसमें बहुत ताबड़तोड़ मतलब पूरी रिजल्ट वगैरह आएगी। तो ये सारी चीज़ जब हम डिस्कशन करते हैं पर्सन टू पर्सन, तो उसमें क्या होता है ना, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और उस एक्सपेक्टेशन, उस एनालिसिस के ऊपर हम लोग बाय करते हैं और फर्दर मार्केट मूव करने लगता है। और मार्केट को लगता है कि भाई मैं बहुत आ गया हूँ, बहुत दूर तक आ गया हूँ, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट वहाँ से यू टर्न होता है और ये रियलिटी का पिक्चर है। हमने देखा है कि अभी जो हमने मार्केट देखा तो यहाँ पर है, इससे ऊपर होना चाहिए था, जी होना चाहिए था। फिर क्यों नहीं हुआ? 30,000 के आसपास हो जाना चाहिए था, जी होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे से लार्ज कैप है जो चले नहीं है। जैसे एल एक रेंज में चल रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ एक एक स्टॉक, एक एक लार्ज कैप के बारे में बात करते हैं। एल देखो कितने साल, मतलब जनवरी, मतलब करीब करीब 10 मंथ्स हो गया इस अपने इस रेंज से निकल रहा है, मतलब निकला नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा HDFC बैंक, ठीक है, ये देखो HDFC बैंक कब से है? 3.5 ईयर्स कंसोलिडेशन। कोटक बैंक, तो जितने बड़े बड़े लार्ज कैप दिखा रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन पे वो चले ही नहीं है। चाहे किसी की बात करूँ, चाहे रिलायंस की बात करूँ, चाहे कोटक बैंक की बात करूँ, चाहे कुछ भी किसी की बात करूँ, देखो 2 ईयर्स का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद बस इतना ही गया, फिर फर्दर आके यहाँ पे आया। मतलब जो चलना चाहिए था मिड कैप स्मॉल कैप में, जो रिटर्न बना है, लार्ज कैप में बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद हिंद यूनिलीवर में भी अभी अभी ब्रेकआउट आया था। अब देखो ब्रेकआउट के किनारे पे आ गया। देखो 4 ईयर्स का कंसोलिडेशन, अभी रिसेंटली अगस्त में ब्रेकआउट आया। अब देखो इसके नीचे आके खड़ा हो गया, मतलब इस ये जो ब्रेकआउट है इसके नीचे आ गया। ठीक है। मतलब क्या ये प्रॉफिट नहीं बना रहा है? जी हाँ बना रहा है। क्या 4 साल से प्रॉफिट नहीं बना रहा है? क्या 4 साल के कंपनी ग्रोथ नहीं रहा है? जी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट प्राइस जो है वहाँ पे डिस्काउंट नहीं हो रहा है और प्राइस वहीं के वहीं है। और मार्केट मतलब मिड स्मॉल कैप वहाँ पे बहुत अच्छी तेजी आया था, पर लार्ज कैप में तेजी नहीं था। बात समझ में आया? लार्ज कैप में तेजी नहीं था। चलो एक एक करके हम देखते हैं लार्ज कैप। यहाँ पे कुछ लार्ज कैप है मेरे पास, जैसे देखता हूँ मैं एशियन पेंट। देखो एशियन पेंट कब से है? दिसंबर 2021 से। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बजाज फिनसर्व, देखो यहाँ से ये सब निफ्टी 50 का स्टॉक है, अभी ब्रेकआउट दिया और मार्केट के वजह से ये गिर गया। बजाज फाइनेंस देखो कब से? अक्टूबर 2021। उसके बाद आप लेके आ जाओ BPCL। देखो ये ब्रेकआउट तो दिया यहाँ पे, बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट दिया। ऐसा नहीं कि ये सारे चीज़ मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ। देखो BPCL ब्रेकआउट कब कब दिया? अक्टूबर 17 से लेकर 2024 फरवरी, और गया बट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है। जो जो लार्ज कैप है DVS लैब, तो ये तो मेरा बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट देके गया। DLF अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन मार्च 2024 से चल रहा है, मार्च 2024, मतलब कितना टाइम हो गया। अब निफ्टी टॉप बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये सारे लार्ज कैप पहले से ही टॉप आउट हो चुके हैं। देखो डॉक्टर रेड्डी बहुत 3 ईयर्स का कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अच्छा मूव किया उसने। गेल में बहुत अच्छा मूव आया, राइट। और गेल का मेरा था ही, मेरा एक्सपेक्टेशन बाइंग था, बट वहाँ से निकल गया मैं। जैसे IT सेक्टर की बात करूँ, हिंडाल को बात करूँ, तो हिंडाल को देखो ये जो ब्रेकआउट 2022 में आया था, तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है। हिंद पेट्रो लगभग वही है BPCL की तरह, ठीक है ना। ICICI बैंक में बहुत अच्छा मूव आया। और इन्फोसिस जो भी IT है, ये देखो टॉप कहाँ है 2022, बस ये इसी टॉप के आसपास आके पहुंच गया। चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, चाहे IOC की बात करें, चाहे देखो IOC नीचे आ चुका है, IOC LNT बात हो गया है। इवन मारुति ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा मूव आया है। और ऑटो सेक्टर के बारे में मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चाहे ONGC भी बहुत अच्छा मूव आया है। और आपकी PFC REC जो है वो कब से टॉप आउट हो गए? जून 2024 से। पीडीलिटी भी बहुत अच्छा उसमें
तेज़ी आया है। ठीक है, 3600 देखो, ये 3400 के आसपास वहाँ से यू टर्न होने की कोशिश किया। और आप बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई में भी बहुत अच्छा प्यारा मूव आया है। और चाहे इस लेवल से बात करूँ, 600 से लेके 900 के बीच में बहुत अच्छा 50% के करीब करीब मूव आया है। तो ये जो ब्रेकआउट आया था दिसंबर 2000, मतलब जनवरी 2024 के अगर बात करूं, एसआरएफ जो केमिकल सेक्टर का ना बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो भी जनवरी 2022 से कंसोलिडेशन चल रहा है। अब मैं टाटा स्टील दिखा रहा हूँ। टाटा स्टील में ठीक ठाक है, मेटल सेक्टर में उतना तेज़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं टाटा स्टील को इग्नोर कर रहा हूँ, सारे मेटल को इग्नोर कर रहा हूँ। बट यहाँ पे टीसीएस जो है, ये 3 इयर्स का कंसोलिडेशन अभी ब्रेकआउट दिया, देखो वहीं पे वहीं है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें कि मार्केट में का जो बड़े जो प्लेयर है, मार्केट की जो बड़ा प्लेयर है, तो उसमें मूव बिल्कुल नहीं है। तो जिस वजह से हमने क्या देखा कि निफ्टी में मूव नहीं आया, जिस वजह से निफ्टी अभी कहाँ तक होनी चाहिए था, 28 से 30 के बीच में होनी चाहिए था, बट निफ्टी में मूव नहीं आया। बट उसी बीच में, उसी टाइम पीरियड में अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स के दिखाऊं, तो जो ब्रेकआउट लेवल है अगस्त 2023, यहाँ से स्मॉल कैप कहाँ तक भागा, ये देखो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ये स्मॉल कैप। देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट से भी बताऊंगा, तो भी एक इंडेक्स जो है 60% के रैली करना, एक मिड कैप इंडेक्स कंटिन्यूसली यहाँ से तेजी हो रहा है 80%। तो बहुत कम टाइम पे इतनी बड़ी तेजी जब हो रहा है ना, देखो मई 2023 ये सब, तो दैट मीन्स कि आपकी जो पैसा है वो स्मॉल कैप्स में लगा रहे हो आप, मतलब पैसा कह रहा हूँ, जहाँ पे स्टॉक का आपकी पोर्टफोलियो जो बढ़ रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन पावर सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूव आया था, राइट। ऑटो सेक्टर तो है ही है, मैंने बताया कि ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा अच्छा मूव आया था। और आपका जैसे एमएनसी है, और फार्मा कंपनी, फार्मा में यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़िया वाला मूव आया है। पीएसयू सेक्टर तो आपको सबको पता है कि पीएसयू सेक्टर यहाँ पे जिस दिन ब्रेकआउट है अप्रैल 2000, तब से ये देखो 160%। तो ये सारे सेक्टर में पीएसयू बैंक तो छप्पड़ फाड़ के ऊपर गया, अब ये रेस्ट ले रहा है, 13 साल के बाद ब्रेकआउट आया। तो कहने का यह मतलब वहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बट आपकी लार्ज कैप नहीं चले, ठीक है ना। तो इस वजह से मार्केट में मूव नहीं है। बट अगर कैलकुलेशन पे देखे, दूसरा कैलकुलेशन पे देखे, तो उस कैलकुलेशन पे बहुत सारे स्टॉक्स है जो वैल्यूएशन हाई में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हमने क्या देखा, जो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब वो हायर लेवल से कितना परसेंट गिर गए, हायर लेवल से 25%, 30% गिर गए। सो दैट डज नॉट मीन कि अब वो सस्ता हो गया, नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि मार्केट को भी गिरना चाहिए ना। अब वो कहाँ से भागे, ये देखो, इस लेवल से ब्रेकआउट आया, इस लेवल से 700 से ब्रेकआउट आया, कोई 700 से भाग रहा है और 5600 आ रहा है, और आपको लगता है क्या इतना ही परफेक्ट, मतलब इतना ही जो करेक्शन हो गया 25% का, वो परफेक्ट है? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता होगा, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ इस स्टॉक में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, अब तो नहीं है। अगर जहाँ पे इस स्विंग लो से एकदम से बड़ा बहुत अच्छा वाला हायर हाई बनाया, अगर मैं 50% भी लेता हूँ ना, तो भी इसकी जो ये आता है यहाँ से, अगर मैं इसका देखूँ, तो करीब करीब 45% फॉल के बाद जाके ये सस्ता होगा। 45% फुट मतलब तो करीब करीब 3000 के आसपास आएगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई इसमें खेल। अभी पहले हम लोग कितना परसेंट का फॉल हुए थे यहाँ पे, 50% के करीब। अब मान के चलो कि 3000 के नीचे जो भी आप बाई करोगे, इसमें परफेक्ट बाइंग जोन बनेगा। इस टाइप क्या स्टॉक खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो ऑर्डर वगैरह आ रहा है आने वाले टाइम पे, ये और मल्टीबैगर बनने वाला है, इस लेवल पे नहीं बनेगा, और इससे 2 गुना 3 गुना स्पीड से। अगर मैं इसका दिखाऊं स्किनर में जाके कि एचएल का दिखाऊं, ठीक है,
तो ये आप देख सकते हो, सिर्फ 2 लाख करोड़ का ये पोर्टफोलियो है। आने वाले 2030 तक बहुत सारे वार होने वाला है। तो इसी वार के बीच में हम लोग बहुत सारे ये स्पेशली डिफेंस सेक्टर को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इनकी जो इक्विपमेंट ये सारे वार में काम आने वाला है। या चाहे आप एरोप्लेन की बात कर लो, सॉरी, चाहे हेलीकॉप्टर की बात कर लो, चाहे वो क्या कहते हैं, ड्रोन की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, ये सभी में आता है। ये देखो हेलीकॉप्टर रिपेयर, मतलब मैं पूरी डिफेंस की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ एचएल को ही होगा। बट एचएल किस में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है? हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट, ये इसमें फायदेमंद होता है। तो अगर हम देखेंगे ये 2 लाख 3 लाख के करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। और इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे अभी भी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अभी इसकी जो एवरेज है वो करीब करीब यहाँ पे होने वाला, देखो मीडियन पी 13.1 होने वाला है। 13 पॉइंट मीडियन पी है, ठीक है, बहुत डिस्टेंस है। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो 50 के आसपास है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर इसकी जो भी अदर जो पेयर कंपैरिजन जो स्टॉक्स है उनका भी देखें तो 34, 66, 56, सो एम टी आर टेक्नोलॉजीज 115, 102, ये सब चल रहे। तो ये इनको सस्ता होने दो, तब जाके आप खरीदो। ऐसा नहीं है कि 25% गिर गया, इससे और क्या गिरेगा, इससे और क्या गिरेगा, यही दिक्कत होती है शेयर स्टॉक मार्केट में। तो ये था आज की मार्केट डिस्कशन के बारे में। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई भी एक स्टॉक को लेके बात करते हैं, सो दैट विल गेट द राइट नॉलेज। तो इसका ये मतलब देखो, सी एम एस इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको और थोड़ा नीचे आने दो। वैसे अगर देखा जाए ऐसे भी स्टॉक है, जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिगो पेंट्स, राइट। तो अभी अभी हाल फिलहाल में ब्रेकआउट आया था, बहुत अच्छे स्टॉक है। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ फंडामेंटल सेइंग कि 5000 करीब है, तो भी ये गिरेंगे। कुछ स्टॉक जो है वो हायर वैल्यूएशन पे, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं वो लोअर वैल्यूएशन पे है। तो उन इस टाइप के स्टॉक को आप पकड़ के रखो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो राइट लेवल का इंतज़ार करो, एटलीस्ट कहाँ तक निफ्टी जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है, ये देखो। अगर मैं इसकी डेट चार्ट दिखाऊं आपको, तो अभी भी ये क्या कर रहा है, अभी भी ये लोअर लो काइंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। जो कैंडल आप देख रहे हो सिंपल लोअर लो। तो अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक लोअर लो, और यहाँ से देखोगे हायर लोअर लो लोअर हाई, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दिन तक जा चल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे चल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 200 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक होना चाहिए। बट मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक बहुत बड़ी बड़ी बाउंस बैक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फिर दोबारा यू टर्न होगा, कुछ दिन का ब्रेक होने के बाद ही जाके कुछ दिन का ब्रेक होने के बाद ही जाके मार्केट में एक करेक्शन आएगा, ठीक है ना। मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया है, फिर ये पहुंच लेगा, फिर ये बाउंस बैक करेगा, फिर ये क्योंकि मार्केट की बिहेवियर है, मैं अपनी बिहेवियर नहीं बता रहा हूँ, ये मार्केट की बिहेवियर। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में देखो यहाँ पे करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर ये छोटा छोटा करेक्शन हो गया है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर। आप कहीं दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो कहीं तो रुकोगे, फिर रेस्ट लेके फिर भागोगे, फिर रेस्ट, जब तक आपका मंजिल तक नहीं आ जाता तब तक आप भागते रहोगे। बट बीच बीच में आपको रुकना ही पड़ेगा। सो इट्स लाइक ए ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर के वजह से ही मार्केट ऊपर और नीचे होता है। तो ये आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये था आज की मार्केट के डिस्कशन। और निफ्टी 500 की अगर हम देखें तो ये प्योरली हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न था, और ये टारगेट यहाँ पे बन के आ रहा है। निफ्टी 500 मैंने बोला था कि निफ्टी 500 बहुत बड़ी मायने रखता है। मैंने इसको हिंट दे दिया था, ये जो जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ था। इवन हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में ब्रेकडाउन ऑलरेडी मिल चुका है। तो मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू हो रहना चाहिए। कहीं अगर ब्रेकडाउन नहीं है, विच इज़ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी देखो पैटर्न ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है। ये
ठीक है। तो जिस दिन ये 50,200 के नीचे आएगा तो ये इस लेवल तक पूरा खुलम खुला। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आज आज या कल सबसे ज़्यादा जो अगर कोई परफॉर्म नहीं किया वो बैंक निफ्टी है। तो 50,200 के नीचे अगर एकदम से फिसलेगा तो 45,000 तक आ ही जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बाइंग, जो हम रेस्ट रेस्ट की बात कर रहा था, तो तब तक पता लगेगा। बट अभी आगे एक बड़ा इवेंट है नवंबर 5 को, तो एटलीस्ट वहाँ तक वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बट सिनेरियो यही कह रहा है कि सारे चीज़ में, सिर्फ अपनी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की मार्केट की भी बात कर रहा हूँ, सारे चीज़। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे सामने एक यू टर्न आया है वो है, हर वीडियो में मैं कहता हूँ, वो है डॉलर। जो डॉलर की ये जो वाइल्ड मूव आ चुका है ना, तो हुइच इज़ नॉट शोइंग बियर काइंड ऑफ सिचुएशन, हुइच इज़ शोइंग कि हाँ ठीक है, आने वाले टाइम पे हमने यहाँ से एक यू टर्न देखेंगे, बट अल्टीमेटली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो डॉलर अगर ये इंडिकेशन दे रहा है कि अल्टीमेटली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में पहुंच बनना चाहिए। अगर आज सेलिंग नहीं हुआ, लेट से कि मैं अभी बात कर रहा हूँ और नवंबर 5 के बाद हम सेलिंग नहीं देखें, तो भी दिसंबर या जनवरी में सेलिंग मिलेगा। और ऊपर का लेवल आप वैसे लेके चलो कि न्यूट्रल है, 26,500 या मैक्स टू मैक्स 27,000। पैसा बनेगा बिल्कुल नहीं जब तक सस्ता नहीं होगा। पैसा बनेगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ये पीएफसी था, आरएसी भी था, और पीएफसी को मैंने निकाला यहाँ पे 80 के आसपास तभी निकाला था। यहाँ पे ये जो करेक्शन आया था ना, इस करेक्शन पे यहाँ पे निकाला था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर और नहीं जा पाएगा, बट उसके बाद कहाँ गया, 580। तो मेरे लेवल से और 100 रुपीज़ ऊपर गया था। बट मेरा मानना था कि अगर ये ऊपर भी जाएगा तो भी नीचे आएगा। देखो उसी दिन से, इस पीरियड से, जून 2024 से टिल डेट तक तो हमने अभी भी उसी रेंज में घूम रहे हैं। तो समझ में आया। तो जब करेक्शन होता है तो आपको बता के नहीं आता है, जब कंसर्न बड़ी वाली करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग होता है तब बता के नहीं होता, बट हिंट कहीं ना कहीं मिलता है। एक्यूरेट लेवल, एक्यूरेट टाइम, ये बताना बड़ी मुश्किल होता है, बट हिंट यही है कि मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द 30,000 32,000 के करीब अगर बात कर रहे हैं, सो इट शुड कम डाउन। एंड बाकी दिस इज़ द टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। और मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी इतना ही, बस ये था मार्केट के ऊपर डिस्कशन। और आज की अगर हम बात करें, आज की में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो मैंने बोल दिया हूँ। ये लो चल रहा है। इसको अगर 1 आवर चार्ट में दिखाएं, देखो 1 आवर 2 आवर चार्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगर आप देखोगे, इचिमोकू में डालूंगा तो भी ये बियर, मतलब एवरी राइजिंग पैटर्न विल सेलिंग, यू विल गेट a selling pressure. So that's the simple thing. Let's see. Okay then, thank you.